बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के MCQs पार्ट 3 करते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किए हैं। देखें, MCQs 2 टाइप्स के हैं। एक वो MCQs हैं जिसमें आपको एक फैक्ट दिया गया है, यानी आपको पता है कि तमाम साइड स्क्वायर के लेंथ में इक्वल होते हैं, या एक स्क्वायर के तमाम एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो इसको तो आपने उसी तरीके से याद करना है। दूसरे हमारे पास वो MCQs है जिसमें आपको कोई डेटा गिवन है, आपने कुछ सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। और अगर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, एक न्यूमेरिकल्स एक MCQ सॉल्व करके देता हूँ, अगर वो नहीं आता तो उस जैसा आएगा। तो आपको इन मेथड्स को सीखना है, ताकि अगर आपको एक MCQs दिया जाए वो एग्जैक्टली शायद उस तरह ना हो जो आपकी बुक में है, जो मैंने कराया है, लेकिन उसका मेथड वही होगा। तो जब आप मेथड सीखोगे तो आपको ये MCQs आएंगे। और आजकल आप लोगों ने जो पेपर देखे हैं उसमें आपको इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि MCQs अपने आप से भी बना के दे सकते हैं, यानी आपने जो पढ़ा है उसमें से कुछ डेटा चेंज करके आपको MCQs बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन MCQs को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आप उसको समझ लें, और अगर वो MCQs नहीं आता, उस तरह का MCQs आता है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकें। तो अब हमारे पास ये पार्ट 3 है, ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट किए हैं, हर एक में हमने 30 MCQs किए हैं। क्वेश्चन 61 है, आर्थो सेंटर इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ। देखें, हमें पता है कि चाहे मीडियंस हो, चाहे एल्टीट्यूड्स हो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो, जब हम उनको ड्रा करते हैं इस तरह, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है A, B और C। इसका एल्टीट्यूड क्या होगा? एल्टीट्यूड कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। ये एल्टीट्यूड है। इसको आप कोई नाम भी दे सकते हैं, AD। AC के ऊपर आप एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे वर्टेक्स B से, ये AC पे एल्टीट्यूड है, इसको आप BE कह लें। C से आप AB पे एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, ये CF तीसरा एल्टीट्यूड है। देखें, ये तीनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को क्या कहते हैं? आर्थो सेंटर। कब? जब एल्टीट्यूड्स आपस में मिलते हैं। परपेंडिकुलर हाइट जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या ये जो हाइट है, या इसको हम एल्टीट्यूड्स कहते हैं, इसके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को क्या कहते हैं? आर्थो सेंटर। तो इसमें आएगा एल्टीट्यूड्स। क्वेश्चन 62, इफ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल C ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज 120 डिग्री, देन एंगल B इज। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो MCQs है, ये इस तरह का है कि इसमें आपको कोई वैल्यू चेंज करके दी जा सकती है। अब पैरेललोग्राम को हम ज़रा ड्रा कर लेते हैं। देखें, ये एक पैरेललोग्राम है, इसको नेम भी दे देंगे ABCD। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। आपको A और C ये दो एंगल का सम गिवन है, वो क्या है? वो 120 डिग्री है। इस एंगल B को फाइंड करना है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसके 4 साइड्स हों, उनके तमाम एंगल का सम 360 होगा। जिस तरीके से एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 है,
इसी तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल जो है उसके 4 एंगल्स का सम क्या होगा 360। अब 360 इन तमाम एंगल का सम है, इसमें से ये 120 माइनस कर दें तो इससे आता है 240 डिग्री, यानी ए और सी का सम 120 है और बी और डी का सम यानी एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम 240 है और इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब है कि ये एंगल बी है तो ये वैल्यू जो एंगल डी की होगी वो भी एंगल बी के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल डी की जगह भी हम एंगल बी लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 240 डिग्री। तो एंगल बी एंड एंगल बी, 2 एंगल बी आ जाएगा 240 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 240 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, इससे आ जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल बी ये हमारे पास 120 डिग्री है। तो जिस ऑप्शन में 120 होगा उसके सर्कल को आपने कम्प्लीटली फिल कर देना है मार्कर से, क्योंकि एमसीक्यूज़ की चेकिंग कंप्यूटर करता है तो उसको ये पता नहीं है कि ये एमसीक्यू गलत है या ठीक है। उसने देखना है कि जहाँ पे डार्क सर्कल होगा वो उसको करेक्ट करेगा। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके तमाम साइड इक्वल होते हैं, ये इसके डायगोनल्स हैं। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 90 के एंगल पे। इन डायगोनल्स का जो लेंथ है ये भी आपस में इक्वल है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा परपेंडिकुलर एंड कॉन्ग्रुएंट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, तो अभी मैंने आपसे कहा है कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, वो होगा 360 डिग्री। तो अक्सर ऑप्शंस में आता है कि ये 360 इक्वल होता है 4 राइट एंगल्स। ऑप्शन में गिवन होगा 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, तो ये किसके इक्वल होता है 4 राइट एंगल्स। तो अगर ये 360 लिखा हुआ है तो आप इसको टिक कर देना या इसको सर्कल कर देना। अगर लिखा हुआ है 4 राइट एंगल्स तो 4 राइट एंगल भी 360 है ना, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो ये 4 राइट एंगल्स हैं। 360 या 4 राइट एंगल एक ही बात है। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। और अगर दोनों ऑप्शन गिवन है 360 एंड 4 राइट एंगल तो फिर आप दोनों को करेक्ट करेंगे, यानी आपको फिर तीसरा ऑप्शन गिवन होगा कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो फिर आप ए एंड बी बोथ आर करेक्ट जो है उस सर्कल को फिल कर लेंगे। 65 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंकरेंट, एंगल बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियंस। तो मैंने आपको समझाया है कि देखिए ये एक ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट और वर्टेक्स को जब मिलाते हैं तो इसको मीडियन कहते हैं। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, वर्टेक्स और इस मिड पॉइंट को मिलाएं तो ये मीडियन है। ये मिड पॉइंट है, इस वर्टेक्स और मिड पॉइंट को मिला दें तो ये मीडियन है। तो देखिए मीडियन तमाम एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, इसलिए मीडियंस आर कंकरेंट। तो मीडियंस आर कंकरेंट। एंगल बाइसेक्टर्स,
ये ट्रायंगल है। एंगल बाइसेक्टर किस तरह लेते हैं, पहले हम फर्स्ट एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे आर्क लगाते हैं, फिर कंपास की मदद से यहाँ पे कंपास रख के इस तरह एक क्रॉस लगाते हैं, यानी 2 आर्क लगा के हमें क्रॉस मिलता है, फिर इसको मिला लेते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरीके से बी का एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे और सी का एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, तो ये भी तमाम कंकरेंट है। थर्ड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस साइड को आपने बाइसेक्ट करना है लेकिन परपेंडिकुलरली, और उसका मेथड मैं आपको 17.2 में बता चुका हूँ कि आप पॉइंट ए पे कंपास रखें और इस तरीके से एक आर्क यहाँ लगाएं, एक आर्क यहाँ लगाएं, फिर पॉइंट बी पे कंपास रखें, तो ये वाली आर्क इसको काटेगी और इसको भी, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसी तरीके से इस AC साइड का भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और इसी तरीके से इसका भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक पॉइंट पे मिलते हैं। इसका मतलब है कि मीडियंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और एंगल बाइसेक्टर ये तमाम कंकरेंट हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। 66 Which of the following sometime inside a triangle, sometime coincide with a side or fall outside of a triangle। देखें ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। जब आप इसका एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, पहले यहाँ पे कंपास रखते हैं और यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं, फिर यहाँ पे कंपास और यहाँ पे कंपास रख के 2 आर्क लगाते हैं, तो इस पॉइंट को और इसको इस तरीके से मिला लेते हैं। लेकिन आप नीचे नहीं आओगे, बस सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। AD क्या है, एल्टीट्यूड है। तो सम टाइम इनसाइड अ ट्राइंगल, देखें ये एल्टीट्यूड इनसाइड अ ट्राइंगल है। अगर यही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, ABC, ये AC क्या है, यही एल्टीट्यूड है, क्योंकि एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, और 90 का एंगल जहाँ पे हो वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। तो सम टाइम कोइंसाइड विद द साइड, देखें AC साइड भी है और AC एल्टीट्यूड भी है, एंड sometime fall outside of a triangle। अब आप इस ट्राइंगल को देख लें, ये A है, ये B है, ये C है। जब आप इसका एल्टीट्यूड बनाएंगे तो एल्टीट्यूड तो असल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल बनेगा। इसको हमने 17.2 में एक जगह बनाया भी है जहाँ पे एल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्टीट्यूड ट्राइंगल के इनसाइड भी हो सकता है, ट्राइंगल के साइड के एलोंग भी हो सकता है, जिसको हम कोइंसिडेंट कहते हैं, और आउटसाइड द ट्राइंगल भी हो सकता है इस सूरत में। तो ये तीनों केसेस मुमकिन है, तो इसलिए हम कहते हैं एल्टीट्यूड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एल्टीट्यूड। 67 MCQs है, इन विच ट्राइंगल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस पासिस थ्रू द वर्टेक्स एंगल। कौन से ट्राइंगल में हमारे पास ट्राइंगल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलियन ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस, जिसके ये 2 साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और ये 2 एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस BC साइड को हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, और इस तरीके से हम एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक आर्क
यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों आर्क मिलती हैं तो उसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सामने वाला वर्टेक्स जिसको हम वर्टेक्स एंगल कहते हैं, बेस के सामने वाला जो एंगल है इसमें से गुजरता है। तो कौन से ट्राइंगल में? इन विच ट्राइंगल? इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 78 इन ट्राइंगल ABC मीडियन AD BE एंड CF इंटरसेक्ट एट G। देखें ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है ABC। एक मीडियन है AD, तो ये A और ये मिड पॉइंट आपस में मिलेंगे तो ये एक मीडियन है। BE, ये B है वो सामने E होगा, ये भी एक मीडियन है BE। CF, C और ये सामने वाला AB का मिड पॉइंट, ये भी मीडियन है CF। इंटरसेक्ट एट G और ये तमाम कहाँ मिल रहे हैं? ये G है, इस G पॉइंट पे मिल रहे हैं। CF यहाँ से लेकर यहाँ तक, CF कितना है? CF 24 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ FG? अब ये क्वेश्चन आपको बदल के भी दे सकते हैं, ये FG कितना होगा? FG क्या फाइंड करना है? FG। तो देखें इस के थ्योरम में हमने पढ़ा था कि ये मीडियम में ये जो पॉइंट G है ये हर एक मीडियम को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। 2 हिस्से ये हैं और एक हिस्सा ये है, तो टोटल लेंथ कितनी है? 24 है। अब इसके 3 हिस्से हैं तो 24 को आप 3 पे डिवाइड कर दें तो इससे आएगा 8। तो 2 हिस्से ये हैं, ये बड़ा वाला हिस्सा, तो ये 16 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा ये 8 हो जाएगा। तो FG कितना है? 8 है। 69 द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम डैश ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है ABC, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे हम आर्क ड्रा करते हैं, फिर यहाँ पे कंपास रख के 2 आर्क ड्रा करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं इसको हम आगे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरीके से इस B को बाइसेक्ट करेंगे, इस एंगल B को बाइसेक्ट करेंगे, इस तरह 2 आर्क हमें मिलेंगी और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। फिर ये जगह इस एंगल C को बाइसेक्ट करेंगे और इस तीसरे बाइसेक्टर को भी इस तरह आगे ले जाएंगे। तो तीनों देखें यहाँ पे मिल रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। जहाँ पे ये तीनों वर्टेक्स आपस में मिल रहे हैं, इसका लेंथ इस AC से, इस AB से और इस BC से एक जितना होगा। तो AB, AC और BC क्या है? ये साइड्स हैं, फ्रॉम साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल से एक जितना होगा। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मेजर्स 120। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। किसी भी आप साइड को आगे की तरफ प्रोड्यूस करें तो ये जो बाहर एंगल बनता है ये एक्सटीरियर है, इसको आप ACD कह सकते हैं। ये 120 है। If one of its remote interior is 40,
रिमोट का मतलब ये है कि ये इंटीरियर नहीं जो 120 एक्सटीरियर के साथ मिला हुआ है, ये नहीं, इसके अलावा ये और ये रिमोट इंटीरियर एंगल है, इसमें से एक 40 डिग्री है। तो ये दूसरा एंगल भी कितने डिग्री का होगा? तो एक्सटीरियर एंगल का सम जो है एंगल 1 प्लस एंगल बी, इन दोनों रिमोट एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 120 डिग्री जो एक्सटीरियर है। एक एंगल हमारे पास 40 है, एंगल बी किसके इक्वल होगा? 120 डिग्री माइनस एंगल ए। एंगल ए को हम उस साइड पे ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा 120, और एंगल ए 40 डिग्री है तो 120 में से 40 माइनस तो 80 डिग्री। तो ये दूसरा एंगल जो है ये 80 डिग्री का होगा। अब ये तीनों MCQs ज़रा समझने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इसको देखें और समझें। इन अ फिगर P लाइन आउटसाइड AB, और AB क्या है? एक लाइन है। देखें ये AB एक लाइन है, यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया, और P लाइन आउटसाइड AB से बाहर, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी ये एक पॉइंट है P लाइज आउटसाइड। मेजरमेंट ऑफ PR विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये P और R ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, P एंड R। इफ measurement of angle PRA is PRA, ये कितना होना चाहिए ये एंगल कि ये PR शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो? तो ये भी एक थ्योरम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा 90 पे होता है। तो देखिए ये डिस्टेंस इस लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए तो फिर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। PRA इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 90 देन PR विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आ जाए MCQ 72 पे। मेजर ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर 10 एंड 14। हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके टू साइड्स, एक 10 है और दूसरा 14 है। विच आर द फॉलोइंग कैन बी द थर्ड साइड। तो इन 4 ऑप्शन में से थर्ड साइड कौन सा हो? तो आप कहें कि ये जो थर्ड साइड है ये किसके इक्वल है? x के इक्वल है। अब ये भी हमारे पास थ्योरम है कि किसी भी दो साइड्स को अगर हम ऐड करें ट्रायंगल के तो वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो दो साइड ये है, हमने कहा कि ये थर्ड साइड क्या है? ये x है। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दो साइड्स को ऐड करते हैं, 10 प्लस x। इन दो साइड का सम इस तीसरे साइड 14 से बड़ा होगा, या x इज़ ग्रेटर देन 14, 10 उस साइड पे तो -10, x इज़ ग्रेटर देन 14 माइनस 10 4। ये एक कंडीशन आ गई कि x 4 से तो बड़ा है, यानी इस 4 से तो बड़ा है, इसका मतलब है इस 2 से भी बड़ा है। तो अब ये दो ऑप्शन रहते हैं, या 22 है या 24 है। अब इन दोनों साइड्स को हम ऐड कर लें, 10 प्लस 14। इन दो साइड का सम इस x से बड़ा होना चाहिए। 10 प्लस 14 से क्या आता है? 24 इज़ ग्रेटर देन x, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज़ लेस देन 24। 24 इज़ ग्रेटर देन x या x इज़ लेस देन 24, ये एक ही बात है, लेकिन इस तरह लिखने से आपको समझ में आ गया है कि x की वैल्यू 24 से छोटी है और x की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो 22। ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सीखें। वैल्यू अगर चेंज भी हो तो आपको अगर ये बातें समझ में आती होंगी तो आप कोई भी MCQs कर सकेंगे।
MCQ 73 में है कि ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल A 50 है और एंगल B 30 है, यानी आपको कुछ साइज गिवन हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने वो ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे देखिए, आप एक ट्राइंगल बना लें। ट्राइंगल है ABC, A एंगल है 50 डिग्री और एंगल B है 30 डिग्री। अब हमने ये थ्योरम भी प्रूफ किया है, छोटे वाले एंगल का सामने वाला साइड छोटा होगा और बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होगा। देखिए 50 बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाला BC साइड ग्रेटर होगा। 30 एंगल छोटा है 50 से, तो उसके मुकाबले में जो उसके सामने वाला साइड होगा AC, वो इस BC साइड से छोटा होगा। तो जहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ये बात भी जहन में रखें, अगर इस तरह लिखा हो CB इज़ ग्रेटर देन CA, यानी इस B और C की तरतीब बदली हो, तो ये भी ठीक है। AC या CA ये एक ही बात है। ये तीनों क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं, इसको समझें। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आपको ये 4 ऑप्शन गिवन हैं, इसमें से ये जो साइड्स हैं ये ट्राइंगल के साइड हैं भी या नहीं। तो एक थ्योरम हमारे पास है कि किसी भी ट्राइंगल के 2 साइड्स को अगर ऐड किया जाए तो उसको तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। अब आप देखें, इसके ये 3 साइड है, हम 3 और 4 को ऐड करते हैं। देखें 3 और 4, तो इससे 7 आता है। 7 5 से बड़ा है। अगर हम 5 और 4 को ऐड करते हैं तो इससे 9 आता है। 9 3 से बड़ा है। अगर हम 3 और 5 को ऐड करते हैं तो इससे 8 आता है और 8 4 से बड़ा है। तो किसी भी 2 साइड्स को अगर ऐड किया जाए तो वो तीसरे साइड से बड़ा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसको देख लें, 3 और 4 को ऐड करें, इससे 7 आता है और ये 7 के इक्वल है, इसका मतलब है इसे ट्राइंगल नहीं बनेगा। इनको देखें, ये 3 और 4 है, 3 और 4 को ऐड करें तो 7 आता है और वो 8 से छोटा है, तो इससे भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, ना इससे बनेगा ना इससे बनेगा। 3 और 4 को ऐड करते हैं तो इससे 7 आता है जो 9 से छोटा है, तो इससे भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्वेश्चन 75 में आपको एक ट्राइंगल दिया है KLM। कोई भी आप एक वर्टिस को K दें, एक को L और दूसरे को M। एंगल K 45 है, एंगल L 55, एंगल M 80 है। तो कौन सा साइड दूसरे से बड़ा होगा? देखिए, तो सबसे बड़ा एंगल 80 है, तो 80 के सामने वाला ये जो KL है, KL साइड बड़ा होगा। दूसरा बड़ा एंगल 80 के बाद 55 है, तो 55 के सामने क्या है? KM है, तो ये KL बड़ा होगा KM से। और इसी तरीके से ये KL बड़ा होगा 45 के सामने वाला साइड LM है, तो 45 तो इन सब से छोटा है, तो 45 के सामने वाला साइड LM है, तो ये KL इससे भी बड़ा होगा और ये KL LM से भी बड़ा होगा। इसका मतलब है KL सबसे बड़ा है, तो आपने ऑप्शन में KL को टिक कर देना है। क्वेश्चन 76 है कि इन अ मैथमेटिक्स क्लास विथ 32 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ गर्ल्स
to a boys is 5 to 3. How many more girls are there than boys? टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से रेशो ये है कि 5 to 3, यानी 5 अगर लड़कियां हैं तो 3 लड़के हैं। तो टोटल रेशो कितनी होती है? आप इन दोनों रेशो को ऐड करेंगे तो ये आता है 5 + 3 8 आता है। तो नीचे आप 8 लिख लें। गर्ल्स कितनी है? 5 है, तो ऊपर आप 5 लिख लें, यानी 8 में से 5 गर्ल हैं तो 32 स्टूडेंट में से कितनी गर्ल्स होंगी? तो इस तरह लिख लेंगे। टोटल रेशो 8 है, गर्ल्स 5 है, तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि 8 स्टूडेंट में से 5 गर्ल्स हैं तो 32 स्टूडेंट्स में से कितनी गर्ल्स होगी? तो 8 1s are 8, 8 4s are 32। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। गर्ल्स कितनी है? 20 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 32 है। तो 32 में से 20 को माइनस करें, तो जब हमने 32 में से 20 माइनस किया तो 12 आया। इसका मतलब है कि इस क्लास में गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स 20 हैं और बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ 12 है। तो क्वेश्चन ये है कि गर्ल्स कितनी ज़्यादा है? तो देखें, हमारे पास यहाँ पे 20 में से अब हम क्या करेंगे? इस 12 को माइनस करेंगे तो ये आता है 8। 8 गर्ल्स ज़्यादा हैं, 20 गर्ल्स हैं, 12 बॉयज़ हैं, जो टोटल बनता है 32। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें गर्ल्स कितनी ज़्यादा है? तो आप 20 गर्ल में 12 बॉयज़ को माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 8। इसका मतलब है कि 8 गर्ल्स जो हैं वो बॉय से ज़्यादा हैं। अब हमारे पास ये 3 MCQs है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं इसको रब करके इसको सॉल्व करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सी कैलकुलेशन है। If two triangle have equal area, then will dash be congruent as well। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये आपकी बुक में से ही है, इसमें ऑप्शन क्या आएगा? देखिए, ये एक ट्रायंगल है, इसका एरिया किसके इक्वल होता है? बेस, ये बेस है और ये हाइट है, या इसको एल्टीट्यूड कहते हैं या हाइट कहते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका एरिया है। अब दूसरा ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है कि उसका बेस इसके हाइट के इक्वल हो और हाइट इसके बेस के इक्वल हो, यानी ये जो लेंथ है यहाँ पे ये बेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये बेस 3 सेंटीमीटर है और ये हाइट 2 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास 2 है और हाइट हमारे पास 3 है, 2 3s are 6, और फिर जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे 3 आएगा। इसको भी अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 2s are 6 आता है, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे भी 3 आता है। इसका एरिया भी 3 है, इसका एरिया भी 3 है, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसा नहीं है। एक में बेस 2 सेंटीमीटर है और एक में हाइट 2 सेंटीमीटर है। तो इफ़ टू ट्रायंगल हैव इक्वल एरिया देन विल नॉट नेसेसरली बी कॉन्ग्रुएंट एज वेल, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि 2 ट्रायंगल का अगर एरिया सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मेजर्स, एक रेक्टेंगल है, डायगोनल गिवन है, वो है 6.5 सेंटीमीटर, वेट भी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ फाइंड करनी है, ये लेंथ फाइंड करनी है, वेट भी गिवन है और
डायगोनल भी गिवन है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, यहाँ पे L है, प्लस दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो विड्थ है। तो क्योंकि हमें लेंथ मालूम करनी है तो डी स्क्वायर माइनस विड्थ इस साइड पे आ जाएगा। तो लेंथ हमें मालूम करनी है, लेंथ यहाँ पे रह जाएगा। अब डी हमारे पास क्या है 6.5 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस विड्थ है 2.5, इसका स्क्वायर ले लेंगे और उस साइड पे है L स्क्वायर। 6.5 स्क्वायर 42.25 माइनस 2.5 स्क्वायर 6.25 इज इक्वल टू L स्क्वायर। 42.25 में से 6.25 माइनस होगा तो आ जाएगा 36। L स्क्वायर इज 36, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, square and square root cancel, the square root of 36 is 6, so length is 6 centimeter। तो correct option क्या है 6 centimeter। Question 79, parallelogram having same base and same altitude are congruent, similar, equal in area, all of them। ये parallelogram है, ये इसका बेस है या ये ऊपर वाला ये इसका बेस है, और एक सीधी लाइन जो दोनों साइड को मिलाती हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो अगर दो पैरेललोग्राम का ये बेस और ये एल्टीट्यूड सेम हो तो फिर उन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया भी सेम होगा, वो सिमिलर भी होंगे और वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, यानी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 80, इफ टू ट्रायंगल हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल एल्टीट्यूड व्हाट एल्स विल दे हैव इक्वल। अगर दो ट्रायंगल का बेस और एल्टीट्यूड सेम है तो उसके क्या क्या इक्वल होंगे। इसमें जो ऑप्शन आपको गिवन है वो हैं एरिया, पेरीमीटर, साइज एंड एंगल्स। देखिए एक ट्रायंगल में ये बेस है और ये हाइट है। इस बेस और हाइट की मदद से हम इस ट्रायंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं, यानी 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो जब दो ट्रायंगल का बेस और हाइट सेम है तो जाहिर है कि फिर उसका एरिया सेम होगा, क्योंकि उसके ये जो डायमेंशन है वो सेम है। इस फार्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे कहोगे इसका ऑप्शन में क्या आएगा, एरिया। सपोज अ ट्रायंगल हैज़ अ बेस लेंथ ऑफ 4 फीट। अब यही फार्मूला है, 1/2 बेस कितना है 4 है एंड हाइट इज आल्सो 4। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 multiplied to 8। और क्योंकि ये बेस भी फीट है और ये हाइट भी फीट है, इसलिए एरिया क्या होगा, स्क्वायर फीट। इसके साथ स्क्वायर आता है, स्क्वायर फीट। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। तो इसका यूनिट भी साथ लिख लें, 8 स्क्वायर फीट। 82, suppose a square has a diagonal measure of 10 units, units means centimeter, millimeter, the area of the square is। देखें ये स्क्वायर है, ये उसका डायगोनल है जो क्या है 10 है। हमें मालूम है कि स्क्वायर के तमाम साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये तमाम क्या है, इक्वल है, तमाम x है। अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 10 है तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इंटू प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब इस 2 को इस साइड पे ले आए तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। देखिए एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ क्या है, x है, और ब्रेथ भी क्या है, वो भी x है। ये एरिया के इक्वल होता है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हमने फाइंड किया है कि वो तो 50 आया है, 50, और तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। A line segment joining the midpoint of a triangle to its opposite vertex is called। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए सी का मिड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल डी है। A line segment joining the midpoint of a triangle to its opposite vertex। मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स को जब ऐड करते हैं तो इस बी डी लाइन को हम क्या कहते हैं, इस बी डी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, मीडियन। अगर ये मिड पॉइंट लेंगे तो सी को और इस साइड को मिलाएंगे तो ये सी ई, ये भी एक मीडियन हो जाएगा। अगर बी सी का मिड पॉइंट एफ लेते हैं और इस अपोजिट वर्टेक्स के साथ इस एफ यानी मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये भी एक मीडियन हो जाएगा, और ये तीनों मीडियन हमारे पास एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये हमारे पास मीडियन आता है। 84 MCQ है, द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर नोन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अगर आपको 2 एंगल गिवन हैं और एक लाइन गिवन है तो आप एक ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ लाइन सेगमेंट के ऊपर ही आपने एंगल बनाने हैं। लेकिन अगर आपको 3 एंगल गिवन हो तो फिर कोई भी ट्रायंगल नहीं बनता है। तो इसका आंसर है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, नो ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, नो ट्रायंगल। 85 है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। देखें ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमने ये पढ़े हुए हैं 17.2 में कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, यानी ऐसी लाइन जो इसको परपेंडिकुलरली इस बी सी साइड को काटेगी। फिर ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, जो ए सी को 90 के एंगल पे इक्वल पार्ट्स में काटती है, जिसको हम बाइसेक्शन कहते हैं। और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, जो बी सी को आधा आधा हिस्से में काटती है, तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके हैं, इन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के हैं। हमने इस ट्रायंगल के साइड्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है। इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द डैश ऑफ द ट्रायंगल। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, इनका डिस्टेंस कहाँ से इक्वल है, तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रॉम वर्टेक्स। इसका ये डिस्टेंस सी से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस ए से, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस बी से ये इक्वल होगा, तो फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्टिसेस। अब 1 2 3 और हमारे पास MCQs है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम चैप्टर नंबर 9 में एनालिटिक
ज्योमेट्री पढ़ते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये है क्या चीज़? देखें, अगर हमें दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी, तो हम रूलर की मदद से इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। लेकिन हमारे पास इसके लिए एक फार्मूला भी है, यानी ए बी डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। यानी हमने ज्योमेट्री में इक्वेशंस को इन्वॉल्व किया है या अलजबरा को इन्वॉल्व किया है। तो इस टाइप की जो नई स्टडी हमारे पास आई है उसको हम क्या कहते हैं? एनालिटिक ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। देखिए, ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का लेंथ क्या है? ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिगर्स, ये एक फिगर है, इस फिगर की बाय द स्टडी ऑफ देयर इक्वेशंस, हमने देखें इनके लिए इक्वेशंस बना ली हैं, इस कॉल्ड कोऑर्डिनेट और एनालिटिक ज्योमेट्री। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि इस टाइप की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो कोऑर्डिनेट या एनालिटिक ज्योमेट्री, जो भी आए आप उसको टिक कर देना। 87 में हमारे पास है दो, हमारे पास इस तरह हम पेयर आर्डर पे लिखते हैं जब हम किसी ग्राफ को ड्रा करते हैं, जिस तरह 2 और 3 है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये x की होती है और ये सेकंड y की वैल्यू है। तो इसको हम x कोऑर्डिनेट इस द आर्डर पेयर कहते हैं और इसको हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं, या ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। ये आर्डर पेयर है, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, 3 2 नहीं रखा जा सकता। तो इसको हम आर्डर पेयर कहते हैं। इसमें पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की है। इसको x कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो इस x कोऑर्डिनेट को हम एक दूसरा नाम भी कहते हैं कि x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। इस वैल्यू को याद रखें, द x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड द y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये दो बातें याद रखनी है कि x की वैल्यू जो आर्डर पेयर में फर्स्ट और सेकंड वैल्यू है, पहले को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, दूसरे को हम सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। पहले को हम x की वैल्यू कहते हैं, दूसरे को हम y की वैल्यू कहते हैं। लेकिन इसके नाम क्या है? x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्वेश्चन 88, ये हमारे पास log m प्लस log n है। तो प्लस फर्स्ट लॉ है, ये किस में कन्वर्ट होता है? मल्टीप्लाई में। इसको आप लिखेंगे log m n। आपको ये वैल्यू भी दी जा सकती है, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर ये हो तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इस तरह माइनस में हो log m और log n, तो इसको आप डिवाइड में कन्वर्ट कर लेंगे, log m डिवाइडेड बाय n। और अगर इस तरह गिवन है तो आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ ये है कि अगर log m पावर n हो तो ये n नीचे आ जाएगा, n log m। ये भी MCQs आ सकता है। ये यानी अगर आपको गिवन हो कि log 10 पावर 2, तो ये 2 आप नीचे ले आए, 2 log 10। और जब log का कोई बेस ना हो तो याद रखें कि LOG का log का बेस 10 है, और अगर LN लिखा है तो इसका बेस E है। इसको हम नेचुरल log कहते हैं, इसको हम कॉमन log कहते हैं। 2 और log 10 और 10 ये 1 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपको ये भी आ सकते हैं। फोर्थ लॉ जो है कि log m t डिवाइडेड बाय log n और t। दो log हो, एक के साथ m लिखा है, एक के साथ n, और दोनों का बेस 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं log
ये m इसी तरह रहेगा और यहाँ पे इसका बेस n बन जाएगा और ये t जो बेस है ये हट जाएगा। तो डिफरेंट तरीके से log के इस तरह ये लाज आ सकते हैं। log 10 to the base 10, देखें अगर हम इसको लिखें कि 10 पावर 1 किसके इक्वल होता है, 10 के। अगर आप इसको log में कन्वर्ट करोगे तो log 10, ये यहाँ पे जो 10 है ये आप log के साथ लिख लोगे। ये जो बेस है ये ऑलरेडी यहाँ पे भी बेस है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आप यहाँ पे लिखोगे और ये पावर सामने आ जाता है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, इसको हम लोगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। तो यानी log 10 टू द बेस 10 1 के इक्वल होगा, log 4 टू द बेस 4 भी 1 के इक्वल होगा। अगर वैल्यू और बेस सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1। a पावर 0 b पावर 0 डिवाइडेड बाई 2, ये मैं लेक्चर में बता भी चुका हूँ जब हम 2.3 कर रहे थे कि एनी नंबर पावर 0 1 के इक्वल होता है। तो a पावर 0 ये भी 1 होगा, b पावर 0 ये भी 1 होगा और नीचे 2 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1/2। ये MCQs भी आ सकते हैं कि 2 पावर 0 तो ये 1 के इक्वल होगा, 3 पावर 0 1 के इक्वल होगा, 4 पावर 0 1 के इक्वल होगा, एनी नंबर पावर 0 1 के इक्वल होगा। लास्ट हमारे पास ये जो लास्ट मैट्रिक्स है इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2, फिर माइनस का साइन आता है और फिर इस -1 को इस -9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2s are 8, माइनस एंड माइनस प्लस, 9 1s are 9, 8 - 9 से क्या आता है, -1। एक और बात याद रखें, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इस डिटर्मिनेंट से देखें -1 आया है, 0 नहीं आया, तो ये नॉन सिंगुलर है। और अगर इससे 0 आ जाता तो ये सिंगुलर है। आपको एक मैट्रिक्स दिया जा सकता है और कहा जाएगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें और फिर आप देखें कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है।